अध्यक्ष जी, सुनील शुक्ला जी, मुनेश्वर मिश्र जी, रविकांत जी, पांडे जी और मंच पर बैठे हुए सभी डॉक्टर साहब, सभी और साथियों, इतनी बातें कह दी गई हैं, इतने दर्द निकले हैं पत्रकारों के कि बात को तरतीब देने की थोड़ी देने में दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूं। देखिए, पहले जो गाजी ने विषय रखा है या जो यहां विषय रखा गया है वो है मीडिया में लोकतंत्र की भूमिका। मीडिया उन अर्थों में ही पत्रकारिता नहीं है, बल्कि मीडिया यह भी है जो हमारे हाथ में। ये तो मीडिया है, पत्रकारिता की भूमिका नहीं, हम मीडिया की भूमिका देख रहे हैं। अब थोड़ा सा इसको हम बदल के देखते हैं तो ये देखते हैं कि किसी जमाने में, हमारे ही दौर में, एक पेजर आया था। पेजर एक मीडिया था ये बताने का कि ये बात कह रहे हैं और ये कहने वाला बीच का एक तीसरा आदमी होता है। मीडिया में क्या बात कहनी है, किसके माध्यम से कहनी है और कैसे कहनी है, यह इसका एक साधन है। और यह जब साधन बदलता है तो समाज भी बदलता है और बात कहने के तरीके भी बदलते हैं और बातें भी बदलती हैं। संयोग या दुर्योग से हम उसी दौर से गुजर रहे हैं। देखिए, लोकतंत्र है कि जनता के जिस शासन में जनता की संपूर्ण भागीदारी हो वही लोकतंत्र है। अब संपूर्ण भागीदारी के लिए कुछ तरीके बनाए गए। उन तरीकों में भाई करोड़ों लोगों को एक साथ बैठा करके कोई फैसले तो हो नहीं सकते, तो उसमें एक चुनने के लिए कोई संसद, कोई उसे व्यवस्था चलाने के लिए कार्यपालिका बनी और इन सब पर नियंत्रण रखने के लिए एक विधायिका बनी। लेकिन इनके बीच में संवाद कौन पैदा करेगा? अब यहां आई पत्रकारिता, और पत्रकारिता को ने आश्रय लिया तरह तरह के मीडिया का। अभी पांडे जी कह रहे थे कि सोशल मीडिया नहीं समझ में आता। क्यों नहीं समझ में आता? हर आदमी को अपनी बात तो करनी है ना, भागीदारी तो सबकी होनी है ना। ये पत्रकार कोई क्या अनूठी चीज है? वो भागीदारी के रूप में सोशल मीडिया आया क्योंकि पत्रकारों ने अपनी जगह खाली की। हमने अपनी जगह से हम खिसके तो उसने उस जगह को भर दिया। जैसे तमाम पत्रकार जो अपने मीडिया संस्थानों से निकाले गए वो सब सोशल मीडिया पर आ गए। अब कैसे आए और उनमें क्या दिक्कतें हैं, यह एक अलग बहस का विषय हो सकता है। एक बात यह है, एक शेर है कि मुझे इश्तिहार सी लगती है ये मोहब्बत की कहानियां, मुझे इश्तिहार सी लगती हैं ये मोहब्बत की कहानियां। जो कहा नहीं वो सुना करो, जो सुना नहीं वो कहा करो। जो हम नहीं कह रहे हैं, जो पत्रकारिता नहीं कह रही है, वह भी आपको सुनना है। और जो हम कह रहे हैं उसके पीछे क्या है वह भी आप ही को सुनना है, क्योंकि हम कोई और नहीं है, हम आप हैं। और अगर हम आपकी तरह नहीं काम कर रहे हैं तब दिक्कत है। देखिए, कहा यह जाता है कि मीडिया लोकतंत्र की रीढ़ होती है। मीडिया मतलब पत्रकारिता। मीडिया का मतलब ये निर्जीव चीजें नहीं, क्योंकि यह भी लोकतंत्र की जरूरतों के हिसाब से आएगी। और वो मीडिया लोकतंत्र की रीढ़ है, और लोकतंत्र में जितना मीडिया आपका स्वतंत्र और निष्पक्ष होगा उतना लोकतंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष होगा। और इसके ठीक उलट बात
कि जितना लोकतंत्र हमारा स्वतंत्र और निष्पक्ष होगा उतना ही मीडिया होगा। इसलिए 14 के पहले के मीडिया और सन 14 के बाद का मीडिया, जब देश आजाद हुआ सही मायने में, उसके बाद के मीडिया को आप देखेंगे तो उसने ऐसी डुबकी लगाई जिसका कोई हिसाब नहीं। वो डुबकी ही इसीलिए लगाया उसने कि हमारा समाज ऐसा ही चाहता था। आप इस जिम्मेदारी से मुक्त नहीं हो सकते कि मीडिया ने केवल डुबकी लगाई है, हमारे समाज में डुबकी लगाई है। हम अगर आप देखिए, एक बहुत ही मतलब मीडिया में फिल्में भी आती हैं। पिछले 2 साल से 3 साल से सिर्फ और सिर्फ एजेंडा फिल्में आ रही हैं, झूठ फिल्में आ रही हैं और झूठ की कहानियों पर फिल्में आ रही हैं। पहले काल्पनिक कहानियों में सत्य छुपा होता था और अब सत्य की कल्पना में झूठ परोसा जा रहा है। क्या बात। और हम उसे ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। कौन कहता है कि हम सिनेमा देखने नहीं जा रहे हैं, हम धुरंधर देखने नहीं जा रहे हैं, और क्या देखने जा रहे हैं। और हम ये इस बात को बचा रहे हैं कि नोटबंदी हुई थी इसलिए कि 60,000 करोड़ रुपए नेपाल के रास्ते भारत में आ रहे हैं, इसलिए सरकार ने नोटबंदी कर दी। बहुत अच्छी बात है। 60,000 करोड़ रुपए आ रहे थे तो क्या नेपाल से नोट वापस लेना कभी बंद हुआ आज तक? बहुत। क्या नेपाल में जो खरीदारी आपने की होगी वो रुपया तो आज तक वापस आ रहा है। और अगर वो नहीं आ रहा था तो जगह जगह नोटबंदी के नोट बदली बंद होने के बाद भी वो रुपया क्यों लोग जगह जगह ले रहे थे? वो कहां ले जाते थे? वो यहां से नेपाल ले जाते थे, नेपाल से 20-30% में इधर बदल देते थे। वो कभी बंद नहीं किया सरकार ने। लेकिन एक माध्यम कह रहा है और हम उसे करोड़ों रुपया दे करके सुन रहे हैं। इसलिए यह जिम्मेदारी डालना कि पत्रकारिता कहां खड़ी है। दरअसल क्या है कि पत्रकारिता निष्पक्ष नहीं होती है, कोई चीज निष्पक्ष नहीं है। बहुत अच्छी बात। कार्यपालिका का अपना एक पक्ष है, विधायिका का अपना एक पक्ष है, और इन सबका पक्ष जहां चूकता है वहां मीडिया का एक पक्ष है। इसलिए हमारा एक पक्ष है और हमारा पक्ष जनता है। चूंकि पूरी व्यवस्था को जनता जैसा चाहेगी, गांधी जी ने कहा था कि हम अपने लिए वैसी ही सरकार चुनते हैं जैसे हम होते हैं। हम वैसी ही सरकार चुन रहे हैं, हम वैसा ही मीडिया चुन रहे हैं, हम वैसा ही सब कुछ चुन रहे हैं। और खतरा बहुत गंभीर है, इतना गंभीर है कि हम उसे सोच भी नहीं पा रहे। देखिए, बहुत एक छोटी सी घटना हुई। घटना ये हुई कि एक एयरलाइंस के लोगों ने हड़ताल कर दिया। हड़ताल किस बात के लिए किया? इस बात के लिए हड़ताल किया कि हम आपके बनाए हुए सुरक्षा कानूनों का पालन नहीं करना चाहते। मतलब यह एक किस्म की अराजक हड़ताल थी और उसमें लोग परेशान हुए। क्या जो लोग परेशान हुए वो प्रभावशाली लोग नहीं थे? एयरलाइंस के प्रभावशाली लोग थे। किया क्या उन्होंने? और दूसरी बात, अभी बात आ रही थी कि मीडिया को चाहिए कि सुधारे व्यवस्था को। नहीं सुधार सकता मीडिया। देखिए, जब महात्मा गांधी गए चंपारण, तो चंपारण में उन्होंने देखा कि हम नहीं लड़ सकते व्यवस्था के साथ, तो उन्होंने एक सभी किसानों का एक मुकदमा नील के किसानों का करने के लिए उन्होंने सबके बयान दर्ज करने शुरू किए। और इस बयान दर्ज करने को इलाहाबाद के ही 2 अखबारों ने लिखना शुरू किया। एक जो जमींदारों का पक्ष लिखता था
वो था पायनियर, Pioneer. और एक लीडर था जो किसानों का पक्ष लिख रहा था, गांधी जी का पक्ष लिख रहा था। और ये डिबेट इलाहाबाद में चल रही थी, और इससे पहले कि कोई कार्रवाई गांधी जी करते, ये नील का पूरा जो ठेका पट्टा था वो खत्म हो गया। ये अखबारों ने यहां लड़ा क्योंकि वह व्यवस्था सुन रही थी। यह व्यवस्था 750 किसानों को मारने और हजारों किसानों को बैठाए रखने के बाद भी सुन नहीं रही है। यह आप ही की चुनी हुई व्यवस्था है और आप ही को नहीं सुन रही है, और आप उसे बार बार चुन रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप चुन रहे हैं, अब इसके आगे की कहानी है कि आप चुन भी नहीं रहे। सच ये है कि हम जिस व्यवस्था में हैं, अब पूंजीवाद उस दौर में चला गया है जहां बिना उत्पादन के पूंजी बना रहे हैं लोग घर में बैठ के। कोई उत्पादन नहीं है, न उत्पादन बढ़ रहा है, न चीजें पैदा हो रही हैं, फिर भी शेयर मार्केट में रुपया पैदा कर रहा है। और हम इस से रुपया पैदा करने को हुनर मान करके अपनी अच्छे दिनों की संकल्पना में जी रहे हैं। इसी तरह जिस तरह की किसी भाई पूंजीपति क्या करता था, उत्पादन करता है, आपके पास बेचने जाता है, तो उसको आपकी इच्छा की जरूरत है। जब वो बेचने जा ही नहीं रहा है, कुछ उत्पादन कर ही नहीं रहा है, तो आपकी इच्छा की जरूरत क्या है? इसलिए अब का पूंजीवाद उत्पादन के ग्राहक नहीं चाहिए उसे, और इसी तरह लोकतंत्र को अब जनता की जरूरत नहीं। क्या आप वोटर नहीं चाहिए उसको। पूरी दुनिया में यह चल रहा है। ट्रंप का वोटर है का चुनाव है, मोदी का चुनाव है, और वो ठीक से हैक होता रहे, इसलिए ज्ञानेश कुमार गुप्ता जो खुद ही आपको बेदखल करने में लगे हुए हैं कि आप मतदाता नहीं हैं। वो अपने बनाए हुए कार्ड को कह रहे हैं कि मैं आपको पहचानता नहीं। बहुत अच्छे। मतलब वो व्यवस्था खुद ही को नकार रही है, और हम इस खतरे को समझे बगैर हम लाइन में खड़े हैं। तो ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है, और अब दुनिया हथियारों का उत्पादन करेगी। इसके प्रयोग चल रहे हैं। आपसे क्या उत्पादन हो रहा है? एक सड़क बनी नहीं बनी, आप घर से बाहर निकलिए, आप बोल दीजिए आप। और बेशर्मी से मंत्री ये कहता है कि अच्छी सड़क चाहिए तो पैसे तो देने होंगे। अरे खराब सड़क पे तुम पैसे वसूल रहे हो। तुम 150 एयरपोर्ट बना रहे हो हमारे पैसे से, और हम दूसरे पूंजीपति को बेच करके हम ही से पैसे वसूल करवा रहे हो, और उसमें से कुछ तो बंद कर दे रहे हो, क्योंकि तुम जानते हो कि ये चलेगा नहीं। ये किसके लिए दे रहे हो? एक सड़क नहीं है आपके पास, 13 टैक्स है और एक सड़क नहीं है। यही सबसे बड़ी हमारी विडंबना है। अभी कुछ बात और भी चल रही थी कि नारद जी के साथ तो बड़ी मुश्किल थी। नारद जी को तो शाप लगा हुआ था ब्रह्मा का। ब्रह्मा ने कहा कि भाई परिवार बसा लीजिए नारद जी आप, और सृष्टि के विकास में योगदान कीजिए, हमारा साथ दीजिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता, मैं तो चाहता हूं कि भक्ति में लीन रहूं। तो उन्होंने श्राप दिया कि जाओ घूमते ही रहोगे। और कहा तो ये जाता है कि कहा था कि जहां रुकेंगे नारद वहां उनका सर फट जाएगा और वो मर जाएंगे। संयोग या दुर्योग से यह पाप तो हम सब पत्रकारों के पास है। बाकी नारद पत्रकार थे कि नहीं थे, यह एक अलग बात हो सकती है, क्योंकि उनकी तो विष्णु जी सुन भी लेते थे। यहां तो पत्रकारों की सुन भी नहीं रहे हैं, और विष्णु जी पत्रकारों की नहीं सुन रहे हैं। क्यों?
क्योंकि जो विष्णु हैं, जो संचालन करने वाले हैं, दरअसल वो अपनी भी नहीं सुन रहे हैं, तो किसी और की तो वो जिनकी सुन रहे हैं उनकी हमको भी सुनना पड़ रहा है, उन्हीं की सबको सुनना पड़ रहा है। आज सोचिए, मैंने फिल्म, आज की तारीख में एक फिल्म बनाना, आज से 10 साल पहले फिल्म बनाना 1 करोड़ रुपए से 3 करोड़ रुपए में फिल्म बन सकती थी। आज जबकि दर्शक कम हुए हैं, फिल्में 100 करोड़, 200 करोड़, 800 करोड़, 500 करोड़ में बन रही हैं, क्योंकि कारपोरेट ने इसमें दखल दिया है और कारपोरेट वो फिल्में बना रहा है जो उसके बृहद इंटरेस्ट को फुलफिल करेगी। यह एक बहुत ही अजब चीज है, लेकिन हर व्यवस्था का अपना एक हश्र होता है, इस व्यवस्था का भी अपना एक हश्र होता है। और इसका हश्र ये होगा कि एक शेर है वहीं से कि जब इसरते शाही को कुछ ठेस लगी होगी, सूली पे कोई सरमत लटकाए गए होंगे। क्या बात। सरमत, पता नहीं सरमत के बारे में कितने लोग जानते हैं? सरमत एक नंगा फकीर था, सूफी संत, जो दिल्ली के जामा मस्जिद के पास खड़ा रहता था और औरंगजेब आते जाते देखता था तो सरमत के फैन फॉलोइंग और सरमत को देख करके उसे बहुत कष्ट होता था, क्योंकि औरंगजेब बहुत ही धार्मिक बनने का प्रयास कर रहा था और बहुत ही अपने आप को धार्मिक बताता था, और इसी तरह अपने आप को धार्मिक ही बता करके भाइयों को अधार्मिक घोषित करके सबको मरवाया था उसने। तो सरमत उसको खटकता था ताली दो। और एक दिन सरमत की गर्दन उसने कटवा दी। यह अलग बात है कि आगे की कहानी यह है कि औरंगजेब अपने बुढ़ापे में, बाद के दिनों में, जब कभी खाना खाता था तो उसे लगता था कि सरमत का खून है इसमें, और लगता था कि सरमत आकर के खड़ा हो गया, और वो अकेला एक परछाई से जीवन भर डरता रहा। उसका नाम था सरमत। फिर से इस शेर को सुनिए कि जब इसरते शाही को कुछ ठेस लगी होगी, सूली पे कई सरमत लटकाए गए होंगे। पत्रकार इस तरह सूली पर लटकाए भी गए हैं क्योंकि आखिर कोई तो होगा जो इस व्यवस्था को ठेस लगाने की कोशिश करेगा, इसे समझेगा, इसे समझाने की कोशिश करेगा। आप समझे ना समझे, जिस दिन आप समझेंगे उस दिन उसकी लड़ाई ठीक होगी, और उसकी लड़ाई आपके हक की जो लड़ाई वो लड़ रहा है वो उस दिन अंजाम तक पहुंचेगी जिस दिन आप समझेंगे। फिर बात को मैं गालिब के एक शेर के साथ खत्म करता हूं, बल्कि एक और शेर सुना देता हूं। आंख ही थी जख्म की दवा, आंख ही थी जख्म की दवा, आंख ही कटार हो गई। जो देखने की दिक्कत है वो ये है। और लेकिन एक गालिब के शेर से मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि देख के खत मुंह ताकता है, देखता है नामोवर, नामोवर माने चिट्ठी पहुंचाने वाले, वो पत्रकार सब चिट्ठी पहुंचाने वाले हैं। तो हम सब आपको खत देके आपका मुंह देख रहे हैं कि कुछ तो पैगामे जमानी और भी है, कुछ पैगाम है हमारे पास जो हम आपको सुना सकते हैं। आप पूछ के देखिए और आप पूछना शुरू कीजिए। हम निश्चित रूप से इन सभी बड़े बड़े माध्यमों को जिसमें कि पैसे लगे हुए हैं, इन सब को हटा करके आपसे जरूर बात करेंगे और पत्रकार जरूर लड़ेगा, क्योंकि पत्रकार यहां आया ही इसी मकसद से। धन्यवाद।